एचडीआईएल में तो जो बोर्ड का आउटकम आया है, सारंग वर्धावन को, जो प्रमोटर साहब है उनको जो वारंट जारी करे जा रहे हैं, 31 रुपए के भाव के आसपास तगड़ा प्रीमियम है, तो उससे एचडीआईएल तो आउट परफॉर्म करता हुआ, लेकिन हाँ, रियल एस्टेट एज अ स्पेस आज मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। लेकिन पहले मार्केट्स की ओवरऑल बात कर लेते हैं, तो हफ्ते का पहला और साल 2018 का आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। शुरुआत तो मजबूत नोट पर हुई, और शुरुआत मजबूत नोट पर इसलिए हुई थी कि ग्लोबल संकेत अच्छे थे। सैटरडे को, शनिवार को ट्रम्प साहब ने जो ट्वीट करा था, ये उसका कमाल था। ट्रम्प साहब ने कहा था मेरी शी जिनपिंग यानी कि चाइना के प्रीमियर से बातचीत हो रही है और जो टॉक्स हैं बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं, होपफुल हैं कि कुछ अच्छी डील पे कल्मिनेट होती हुई नजर आएंगी। उसने ऑप्टिमिज्म भरा। अदरवाइज यूएस मार्केट्स फ्राइडे को मिले जुले थे, पर डाउ फ्यूचर्स मजबूती दिखा रहे थे और अब भी डाउ फ्यूचर्स अच्छी खासी मजबूती। इनफैक्ट मैं आने से पहले देख रहा था 200 पॉइंट से ज्यादा डाउ फ्यूचर्स इस समय मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये वो रीजन है कि भारतीय बाजारों में एक अच्छी शुरुआत हुई। पर आज क्या 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बेहद लो है, तो ऊपरी सिरों से कुछ मुनाफा बांधने की कोशिश हुई। अब लो लेवल से वापस कुछ रिकवरी आने की कोशिश हो रही है। तो एक समय हम लाल निशान में फिसल गए थे, 10,925 के आसपास आज दिन के हाईज थे, वहां से स्लिप हुए लाल निशान में गए और लाल निशान से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश। और रिकवरी के पीछे देखिए डाउ फ्यूचर्स एक बड़ा रीजन है। जो मजबूती वो दिखा रहा है अमेरिकन मार्केट्स में आज आने वाली है, उसका कुछ इंपैक्ट अब हमारे मार्केट्स में देख रहे हैं। लेकिन आज और शायद कल का दिन, ये 2 दिन ऐसे होते हैं वॉल्यूम पार्टिसिपेशन लो रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा स्विंग ज्यादा नजर आएंगे आपको। अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम इंटैक्ट है। मिड कैप, स्मॉल कैप आधे % की मजबूती, जब निफ्टी लाल निशान में स्लिप हो गया था तो भी मिड कैप आधे % के उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे। सीबीसी आवाज को जो एक्सक्लूसिव फियर एंड ग्रीड मीटर है आपकी स्क्रीन पर, मजबूती के इंडिकेशंस दे रहा है। 64 के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ, तो माने कि बाजार अच्छे मूड में है, वो आपको परफेक्टली वो कैंडलस्टिक दिखाती हुई। अच्छा, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल एस्टेट, ऑटो कल ध्यान रखें। अब कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी। दिसंबर बिक्री के आंकड़े कल से आने शुरू हो जाएंगे, 1 तारीख है कल। और इससे पहले ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो एंसरीज में सिलेक्टिवली अब कुछ बाइंग के रुझान आपको नजर आएंगे। तो ये मोटा मोटी मूड है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप्स में अच्छी बाइंग हो रही है। तो 3:2 का रेशियो, यानी जितने शेयर आज ट्रेड हो रहे हैं 60% शेयर्स हरे निशान के साथ, उछाल के साथ इस समय कामकाज करते हुए। लेकिन चलिए, दो इंटरेस्टिंग कंपनीज है, तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। मोंटी कार्लो फैशंस के ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप जैन साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। सैडली संदीप जैन साहब फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थी, तो रूबरू होकर सामने दिख के बातचीत नहीं हो पाएगी। पर कोई नहीं, मोटिव तो आप तक उनकी बातचीत पहुंचाना है। तो जैन साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, मोंटी कार्लो फैशंस जैसी बात होती है तो हम लोग वो वुलन वेयर, वो स्वेटर्स याद आ जाते हैं बचपन के, वो जिसमें वो ट्राइंगल में मोंटी कार्लो लिखा रहता था। अब तो कंपनी डाइवर्सिफाई हो चुकी है। अभी भी क्या वुलन से ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है सर, या इस समय मिक्स क्या है? नहीं जी, अब कंट्रीब्यूशन कॉटन सेगमेंट का बढ़ रहा है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। हाँ। इस साल हमारा कंट्रीब्यूशन, अगर हम ओवरऑल कॉटन सेगमेंट देखें, जबकि हम नॉन वुलन की बात कर रहे हैं, हाँ। तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ऑलमोस्ट 70% के करीब और 30% रहेगा वुलन स्वेटर्स के करीब। 70% कॉटन हो गया। हाँ जी। हाँ, पर ओरिजिनल कॉटन सेगमेंट में हमारे विंटर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे जैकेट्स है और स्वेटशर्ट्स हैं, ट्रैक सूट्स हैं, तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी इसमें काउंट होती है। हाँ, तो कॉटन में वो भी काउंट हो जाता है। ठीक बात। वुलन से मेरा मतलब फिर वो स्वेटर्स हो गया खास तौर पे, और कॉटन में फिर वो जैकेट्स, ट्रैक पैंट्स, ट्रैक सूट्स वगैरह सब इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। हाँ जी, दैट्स करेक्ट। अच्छा, तो है तो फिर लार्जली वो विंटर फोकस्ड ही। ये प्रोडक्ट्स लार्जली सारे विंटर फोकस्ड ही हैं सर, मोंटी कार्लो के आज भी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम पहले करें, अब पहले 3rd क्वार्टर में हमारी कंट्रीब्यूशन जो रेवेन्यूज की थी वो अराउंड 65 to 67% थी, और आज की डेट में ये कंट्रीब्यूशन 52% रह गई है। 2/3 अभी भी विंटर प्रोडक्ट्स आते हैं। हाँ, जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, तो कंट्रीब्यूशन हमारी 3rd क्वार्टर से कम हो रही है, जिससे ये पता लगता है कि ये कंपनी अराउंड द ईयर परफॉर्म कर रही है ना। तो अभी भी 2/3 तो ये ले दे के वुलन या विंटर प्रोडक्ट्स, जो वुलन वर्ड हटा देता हूँ, विंटर प्रोडक्ट्स आ रही है। अब ये जो नॉन विंटर प्रोडक्ट्स है, ये कौन से हैं? ये जो आप फर्निशिंग वगैरह में उतर गए थे, ये सब हैं क्या? नहीं, नॉन विंटर्स में एक तो हमारी शर्ट्स, ट्राउजर्स, डेनिम्स, कॉटन टी शर्ट्स, कॉटन ट्रैक सूट्स, ये सब आ जाते हैं, और इनकी कंट्रीब्यूशन हर साल इंप्रूव हो रही है। और दूसरा हमारा एक नया ब्रांड हमने लॉन्च किया है, क्लॉक एंड डेकर, जो हमारा इकोनॉमी सेगमेंट ब्रांड है,
उससे भी इसमें ग्रोथ आ रही है। और बाकी होम फर्निशिंग जो हमारा एक सेगमेंट है वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो मोंटी कार्लो प्रीमियम ब्रांड हो गया, और आपने कौन सा ब्रांड बोला, ये जो सब प्रीमियम? क्लॉक एंड डेकर हमारा इकोनॉमी ब्रांड है। अच्छा। जो एक मास मार्केट के लिए बनाया गया है। हाँ। उससे भी हमारी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो ये सब वो नॉन विंटर प्रोडक्ट्स हैं? हाँ जी, ठीक बात। अच्छा, फिर क्योंकि अब विंटर्स के बीचों बीच आपसे बातचीत हो रही है, डिमांड कैसी रही सर इस बार? देखिए, इस बार सर्दी काफी अच्छी पड़ रही है। आप न्यूज चैनल देखते होंगे तो हाँ, हमें सिर्फ देखना ही पड़ता है, क्योंकि मुंबई वालों के लिए ठंड मतलब सर हाफ तो स्वेटर भी नहीं लगता साल भर। हाँ, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में ठंड काफी अच्छी पड़ रही है, और जिसके कारण ऑफटेक प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा हो रहा है, और हमें काफी अच्छी उम्मीद है इस सीजन से। अरे तो ये जो वुलन, ये स्वेटर वेटर जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये लार्जली तो अनऑर्गेनाइज का गेम होता है। किस हद तक ऑर्गेनाइज का प्ले आया है? और आपको भी क्या ये जीएसटी के अंदर कुछ आता है क्या? अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट का फायदा मिलता है क्या सर? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब जीएसटी आने के बाद जो एक गैप था ब्रांडेड प्लेयर और अनब्रांडेड प्लेयर का, वो कम हो गया है, जिससे कि टैक्स कंप्लायंस उन लोगों की बढ़ रही है जो पहले थोड़ा सा टैक्स में नहीं देते थे। तो इससे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को फायदा हो रहा है, और इसका फायदा डेफिनेटली मोंटे कार्लो को भी हो रहा है। हाँ, तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की शिफ्ट का, तो एक तो आप कह रहे हो कि डिमांड अच्छी हो रही है ओवरऑल, और दूसरा वो जो पाए में बदलाव हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज, उसका भी फायदा आप लोग को मिल रहा है। हाँ, उसका फायदा हमें पहुंच रहा है। इंटरेस्ट। अदरवाइज कुछ हिसाब रहता है, बहुत ही लार्जली अनऑर्गेनाइज मार्केट होगा, मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता होगा, लेकिन आइडिया है कि अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज के बीच का मिक्स क्या है? ये ऑर्गेनाइज कितना बड़ा मार्केट है? इसका स्वेटर मार्केट में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स एक लुधियाना की इंडस्ट्री है जिसमें। हाँ जी, ऑर्गेनाइज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा है हमें क्या? नहीं, इसमें कोई एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है कि ऑर्गेनाइज स्वेटर्स की और अनऑर्गेनाइज की कितनी बड़ी क्या मार्केट शेयर है। लेकिन क्योंकि सारी मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है, तो बहुत कम शेयर ऑर्गेनाइज के पास है, जिससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइज के पास पोटेंशियल बहुत है ग्रो होने का, क्योंकि बहुत बड़ा शेयर अनऑर्गेनाइज के हाथ में है। तो ये पोटेंशियल दिखाता है कि आगे जाके कितनी ग्रोथ होगी। ये जो Q2 में आपके रेवेन्यूज में 16% 15% का उछाल आया था, तो ये Q2 में बेसिकली मैं मानूं कि एक तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, दूसरा इस शिफ्ट का भी फायदा मिल रहा है ना? देखिए, हमने ओवरऑल गाइडेंस 15% दी थी पूरे साल के लिए। हाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस गाइडेंस पे खरे उतरेंगे और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 15% के करीब ग्रो करेंगे। पूरा साल आप 15% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएंगे, पर दिक्कत मुझे प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर है सर। प्रॉफिटेबिलिटी को दिक्कत इसीलिए क्योंकि EBITDA गिर रहा है, आपका मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन के पीछे वजह क्यों? क्योंकि आपका टॉप लाइन मोमेंटम तो स्ट्रांग है, क्या कॉस्ट प्रेशर्स पास ऑन नहीं हो रहे? EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी जो सेकंड क्वार्टर में गिरी थी, वो हमारी थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ गई थी, जो आगे अगले क्वार्टर्स में जाके ठीक हो जाएगी। तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा EBITDA और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उसी लेवल पे आ जाएगी, जिस लेवल पे लास्ट ईयर थी। ये सिर्फ Q2 का फिनोमेना था आप कह रहे हो? एडवर्टाइजमेंट खर्चा बढ़ा था, उसका इंपैक्ट देखने को मिला? हाँ, Q2 में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ा था हमारा। पर क्योंकि मैं ओवरऑल ट्रेंड देख रहा था मार्जिन्स का, तो एक समय था FY15 FY16 जब 20-21% के आप लोग मार्जिन्स क्लॉक करते थे, अगर मैं सही हूं, वहां से तो अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन अब देखने को मिल रहा है। देखिए, वो कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट हाफ में ही मिला है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमारा 20% EBITDA था बिफोर अदर इनकम, और इस साल जो 15% रह गया। पर हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हम थर्ड क्वार्टर को अचीव करेंगे और फोर्थ क्वार्टर में जाएंगे, तो हम EBITDA लास्ट ईयर के लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर का लेवल मतलब 16% सीजन की डिस्काउंट सेल्स के ऊपर। तो अभी जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तो कुछ भी कहना मुश्किल है, पर हम उम्मीद करते हैं कि हम उस लेवल पे EBITDA पहुंचने की कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर का लेवल मतलब 16% आपने EBITDA क्लॉक करा था, है ना? लास्ट ईयर हमारा जो ओवरऑल EBITDA था 16-17 के करीब था। हाँ, ट्रू। लेकिन अब थोड़ा सा इंड AS के कारण थोड़ा उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि हमने जो फैब्रिक सेल्स है वो नेट ऑफ कर दी है, तो उससे EBITDA हमारा बढ़ेगा। अच्छा। लास्ट ईयर भी बढ़ेगा, इस साल भी बढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ सर, मैं उसके बाद आपके बायबैक पे आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं थोड़ा बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहा था, ये लार्जली मोंटी कार्लो जो धंधा है नॉर्थ इंडिया का था, कुछ हद तक ईस्ट इंडिया में धंधा मिलने लगा जो ठंड के रीजन्स थे। अब आप कह रहे हो आप, है ना, ये नॉन विंटर प्रोडक्ट्स पे भी थ्रस्ट बढ़ रहा है। आप लोग का वेस्ट से, साउथ से, सेंट्रल से बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं है। अब वहां पैर जमाने की कुछ कोशिश हो रही है, एडवर्टीजमेंट पुश देने की कोशिश हो रही है, कुछ कर रहे हो आप लोग? देखिए, कोशिश लगातार चल रही है और इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, पर अभी 90% के करीब जो हमारा रेवेन्यूज है वो नॉर्थर्न और ईस्टर्न मार्केट से ही आ रहा है। तो बैलेंस 10% अभी वहां से आ रहा है, और उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में ये बढ़ेगा। अच्छा, ये जो आपने बायबैक का अनाउंसमेंट करा है, क्या रिकॉर्ड डेट है? कब तक बायबैक की प्रक्रिया शुरू होनी है? तो टेंडर ऑफर रूट है ना मेरे ख्याल से, जिसके जरिए आप 550 तक के प्राइस पे बायबैक कर रहे हो?
नहीं, बायबैक का प्राइस हमने 550 रुपए रखा है। हाँ। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि शेयर होल्डर को बेनिफिट देना। नहीं तो इस समय बैलेंस शीट का क्या हाल है सर? नेट डेट कितनी है आपकी बुक्स पर? देखिए, बैलेंस शीट में हमारे पास 150 करोड़ रुपए का कैश है। हाँ। और बायबैक की टोटल वैल्यू हमारी 55 करोड़ के करीब आती है, 55-57 करोड़ के करीब। तो हम इंटरनल एक्रूवल के साथ ही वो बायबैक कर रहे हैं सर। नहीं तो अगर कैश आपने कहा, डेट कितनी है बुक्स पे अंदाजन? देखिए, लॉन्ग टर्म डेट सिर्फ 13 करोड़ है और बाकी वर्किंग कैपिटल डेट है जो तो नेट कैश पॉजिटिव है ये कंपनी, है ना? तो कोई कैश रिच कंपनी। हाँ, कैश रिच कंपनी, ठीक बात। मैं हाँ, इसलिए मैं जा रहा था उधर कि मैंने कहा ऐसा ना बैलेंस शीट पे डेट हो तो आप डेट को चुकाएं बजाय बायबैक करने के। तो इस एक्स्ट्रा फंड्स की यूटिलाइजेशन का सबसे बेहतर मौका ये था कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न करा जाए पैसा, है ना? डेफिनेटली। केपेक्स का मूड नहीं है सर एग्रेसिव? आप लोग तो एक्सपैंड कर रहे थे बीच में, वो मैं पढ़ा था एमबीओ, कोको मॉडल, फोफो मॉडल, नेशनल चेन स्टोर्स, इन सब में फैलाने की कोशिश थी। अब वो थ्रस्ट देने की कोशिश नहीं है क्या? देखिए, गारमेंट बिजनेस इज नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो इसमें ज्यादा कैपेक्स नहीं चाहिए होता है, इसलिए हम ये फंड यूज करके बायबैक कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े कैपेक्स के साथ ही इसमें आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। और वैसे भी हमारा काफी स्ट्रॉन्ग आउटसोर्सिंग मॉडल है, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना आगे भी। ओके, संदीप जैन साहब, धन्यवाद आज वक्त निकालने को समझाने के लिए, सारी डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए। और अभी एक और मैनेजमेंट क्विकली, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा और उसके बाद आस्था से बातचीत करूंगा। अब अगला मैनेजमेंट है जयश्री टी इन इंडस्ट्रीज और इस कंपनी के एमडी और सीईओ डीपी महेश्वरी साहब जुड़ते हुए। महेश्वरी सर, गुड आफ्टरनून। ये मैं प्राइसिंग आउटलुक पे खासतौर पे आपसे फोकस करना चाहता हूं, उस पे जाऊं उससे पहले मुझे बताएं 2018 की पिक्चर कैसी रही, कैसा पैन आउट हुआ प्राइसिंग के लिहाज से? इवेंचुअली साल में कुछ अप्रिसिएशन मिला ना टी प्राइसेस में, है ना? सर, टी प्राइसेस में देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो बॉटम ऑफ द मार्केट लोअर क्वालिटी चाय थी, उसके दाम तो बढ़ गए हैं भाई, ऑलमोस्ट 15 to 20 रुपीज एक किलो। बट उसके बाद में जो मीडियम क्वालिटी की चाय है, हायर क्वालिटी की चाय है, उसमें प्राइसेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। एंड इन स्पाइट ऑफ प्रोडक्शन शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन बाय ऑलमोस्ट 50 मिलियन किलोग्राम जनवरी टू दिसंबर 18 वर्सेस 17 एंड 30 मिलियन किलोग्राम एडिशनल डिमांड विच इज बीइंग क्रिएटेड एवरी ईयर। सो पाइपलाइन में देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ 80 मिलियन किलोग्राम, बट टिल नाउ वी हैव फेल्ट द प्राइसेस गोइंग अप ओनली फॉर द बॉटम ऑफ द मार्केट। अब आगे उम्मीद करते हैं कि बाकी, अभी तो माल काफी बिकना बाकी है, तो आगे उम्मीद करते हैं कि बाकी टाइम में प्राइसेस शुड बी गुड, ऐसा हमारा सोचना। तो आप कह रहे हो सिर्फ जो सस्ती बॉटम ऑफ द मार्केट टी है उसकी प्राइसेस में सुधार था, मीडियम टॉप रंग में कोई प्राइसेस में इजाफा देखने को नहीं मिला? इसका मतलब नहीं, कोई हार्डली कोई रुपया उठाना, मतलब नेग्लिजिबल बोल देते हैं उसको, नेग्लिजिबल, है ना? तो अब ये जयश्री टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हायर एंड चाय बेचते हो आप या आप कुछ क्या आपके पोर्टफोलियो में लोअर एंड भी आती है? देखिए, ऐसा है, जो मैंने आपको बोला वो तो जनरल इंडस्ट्री की पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। हाँ। अब कंपनी टू कंपनी दिस इक्वेशन विल चेंज। आप अपन जयश्री की बात करते हैं। मेरी कंपनी में हम लोग वो लोअर ग्रेड चाय नहीं बनाते, तो उसका डायरेक्ट एडवांटेज हमको कुछ नहीं है। बट वी मेक सम ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन एवरी एरिया, चाहे वो कचार हो, डुआर्स हो, आसाम हो, साउथ इंडिया हो, दार्जिलिंग हो, तो वहाँ पे टू दैट एक्सटेंट चाय ठीक बिक रही है, बट प्राइसेज में चेंज नहीं है हमारे भी। व्हाट वी हैव डन इज, थोड़ा हमारा प्रोडक्शन बेटर है लास्ट ईयर से, और कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज में हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। इसलिए आई होप, जैसे आपने देखा होगा कि सेकंड क्वार्टर एंडिंग और रिजल्ट्स वर क्वाइट बेटर एंड थर्ड क्वार्टर आल्सो विल बी गुड एंड फॉर द ईयर इट विल बी बेटर। बट देन देखिए, इफ द मार्केट गोज अप विच इज एक्सपेक्टेड, एंड आई स्टिल बिलीव दैट बैलेंस पीरियड में प्लस जो नई चाय की जो प्राइसेज खुलेगी, दोज विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, 30-40 रुपीज हायर देन लास्ट ईयर। तो आप कह रहे हो 40-50 मिलियन का शॉर्टेज, 30 मिलियन का अतिरिक्त एडिशनल हर साल डिमांड आती है, तो 80 मिलियन आप मान के चलो डेफिसिट की तरफ हम स्टेयर कर रहे हैं। तो अब मैं 2019 में एक्सपेक्ट करूं जब ऑक्शनिंग होने आएगी तो ये आपकी मिडिल रंग और टॉप एंड प्राइसेस भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे? डेफिनेटली। कितना अंदाजन 40 रुपए, मतलब कितना परसेंटेज हुआ सर? देखिए, ऐसा है कि 40 रुपया, इफ यू सी ऑन द एवरेज इट बिकम्स वेरी हाई, बट आई एम टॉकिंग ऑफ 40 रुपीज इन टी विच इज सेलिंग फॉर 210, 215. So there it will be around 15 to 20% increase must come. 15 to 20% increase. अच्छा, अब तक इशू ये था कि चाय की कीमतें
खैर जयश्री को तो इम्पैक्ट नहीं हुआ, आपने कहा सिर्फ लोअर रंग पे, और लोअर रंग पे भी जहां पे चाय की कीमतें बढ़ी थी वहां पे कॉस्ट एस्केलेशन था, वो एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर बड़े कंसर्न्स थे, इसलिए कंपनियां फायदा नहीं बना पाई। देखिए कोई ओनली एडवांटेज इज कि वहां पे प्राइस बढ़ने से थोड़ा जो कॉस्ट का इम्पैक्ट है उसका असर उतना ज्यादा नहीं होगा, whereas other places prices have not increased for last 4 years and cost has gone up, so margins are under lot of squeeze. And as you have seen the balance sheets of around 10 companies I have seen, so थोड़ी situation is not very good, but देखिए I am an optimist. I hope that next year starting from tomorrow things will improve and it has to improve in prices. नहीं तो 2019 अभी तक क्या था, इंडस्ट्री बहुत डिफिकल्ट टाइम फेस कर रही थी, है ना, वो इश्यूज थे, बार बार आप लोग लॉसेस क्लॉक कर रहे थे। 2019 होपफुली वुड बी अ बेटर ईयर, प्रॉफिट्स क्लॉक करेंगे आप लोग, 2018 के मुकाबले हालात सुधरते हुए नजर आएंगे इंडस्ट्री के। डेफिनेटली। और ये अगर ये 40 रुपए के आसपास कीमतें बढ़ी, जो आप कैलकुलेट करके बोल रहे हो 10, 15, 20% के आसपास, ये जो कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है उससे ज्यादा हम रियलाइजेशन इंप्रूव कर पाएंगे, या सिर्फ वो मेयरली पास ऑन हो पाएगा? नहीं, दिस विल कवर द कॉस्ट एस्केलेशन प्लस सो योर ओरिजिनल मार्जिन रिमेन्स, so that will be a big help, you know, because cost has gone up by almost 50 rupees a kilo, and next year again further wage increase is due. तो वो तो देखिए ये नॉर्मल फिनोमेना है, हर तीसरे साल बढ़ती रहेगी। प्राइसेज में जो 4 साल से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, दैट इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग। आई होप दिस ईयर इट विल चेंज। अच्छा, बीच में वो टी गार्डन बड़े बिक रहे थे, आप लोग भी होड़ में थे, है ना, ऐसा कुछ चल रहा था सर? आप लोग अब इवेंचुअली एक्विजिशन के मूड में और हो क्या असम में? सर आज भी टी गार्डन्स आर ऑन सेल, फर्दर मोर नंबर ऑफ गार्डन्स विल कम ऑन सेल। अब ऐसा है, देखिए ये ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ये हालात खराब है इसीलिए? हाँ जी, ऐसा क्यों कह रहे हो फर्दर मोर गार्डन्स विल कम ऑन सेल, क्योंकि इंडस्ट्री के हालात खराब है, ये वो इशू है? some consolidation will take place, you see, because we are going through a pain, probably cannot sustain, so there will be, it's nothing unusual, it will happen, and जो खरीदने वाले हैं वो देखिए अपनी वायबिलिटी देख करके खरीदेंगे। तो आप ये बताओ, जयश्री टी इस M&A गेम के किस तरफ खड़ा हुआ है? कुछ खरीदने के मूड में या कुछ बेचने के मूड में आप हो क्या? Definitely in mood to buy, sir. But I don't want to burden myself with some losses as soon as I start acquiring a garden. That is the thing. तो अभी wait and watch है। Okay, sir. Yes. अच्छा, जयश्री टी is not only about tea, वो chemicals और fertilizers, है ना? They are doing very well, sir. वो सारा बकाया आउटस्टैंडिंग सब्सिडी वगैरह पैसा आ गया आपके पास? हाँ, chemical fertilizers doing very well. And we should make all-time record profit in that unit. And sugar, as you know, we are installing a distillery. Once that is commissioned in February, I think sugar की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। तो मतलब 2019 अच्छा साल रहेगा। महेश्वरी साहब से बातचीत करके तो क्लैरिटी आती हुई। अभी अच्छा ये क्विकली जाते थे बताएं, अगले ऑक्शन 2019 में पहला ऑक्शन कब आना है, कब शेड्यूल्ड है? नेक्स्ट वीक आएगा। अरे वाह, तो नेक्स्ट वीक शायद कीमतें बढ़ती हुई नजर आए, इस बात को रडार पे रखें, और बढ़ी तो सर से मैं वापस बातचीत करूंगा। महेश्वरी सर और संदीप जैन साहब, अगर आप भी सुन रहे हैं तो आप दोनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब कुछ और मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ, मैं कह रहा था आपसे डाउ फ्यूचर्स को नजर पर रखें, 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी वहां पर थी, और अब निफ्टी 1/4% की बढ़त के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, तो कुछ बंदी के सौदे कटते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्विकली 2 स्टॉक्स आज रडार पे थे, जयश्री टी की हमने बात करी, और साथ साथ हमने बात करी मोंटे कार्लो फैशंस की। इन दोनों स्टॉक्स पे कॉल क्या होगा? हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन अब जुड़ती हुई। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। इन दोनों स्टॉक्स को आप ट्रैक करती हैं मैम, कॉल क्या होगा? गुड आफ्टरनून आशीष। डेफिनेटली मोंटे कार्लो की बात करें, बायबैक आ रहा है, और जो एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आ रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया अराउंड 7% आएगा। एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत हाई नहीं है, इसलिए जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली वो इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का यहाँ पे हमारा नजरिया साल भर का रहेगा, पॉसिबल रिटर्न 10 से 20% रह सकता है। मोंटे कार्लो में होल्ड करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म नजरिए से। और जयश्री टी की बात करें, स्टॉक में अभी थोड़ा दम नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली प्रॉफिट जरूर अच्छा है, बट ऑल टुगेदर लोन्स अभी भी हाई है कंपनी में, इसलिए फंडामेंटली बहुत ज्यादा दम नहीं है स्टॉक में। अगेन जिन्होंने लिया है उन्हें होल्ड करने की सलाह रहेगी। नई बाइंग की सलाह अभी प्रेजेंट लेवल पे जयश्री टी की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं रहेगी। ओके, तो फ्रेश बाइंग नहीं बनती जयश्री टी में।
लेकिन है अगर पोर्टफोलियो का हिस्सा या रखे हुए हैं तो होल्ड करके चलें। और लाइकवाइज मॉन्टी कार्लो जो बायबैक आने वाला है उस टेंडर रूट के जरिए आएगा, तो एक्सेप्टेंस मिनिमल होगा 7% के आसपास, तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं उस लिहाज से, लेकिन लॉन्ग टर्म में 10 से 20% तक के रिटर्न्स ये स्टॉक भी यहां से देने का दमखम रखता है। आस्था, धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए, और आज के न्यू ईयर कंपनी में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।